खैर, इसने फिर से और मुझसे क्वेश्चन पूछे, आप क्या क्या टॉपिक करेंगे। जैसे कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा जीएस पेपर 3 को लेकर। जब आप कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं तो जीएस पेपर 3 आपका मैक्सिमम, स्पेशली जो उसका इकोनॉमिक पोर्शन है, मैक्सिमम हिस्सा यहाँ कवर हो जाता है। इसीलिए सिलेबस को समझना बड़ा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने देखा कि मैंने इसमें आपको टॉपिक दे दिए हैं और आपको इससे पता है कि जीएस, ऑप्शनल, एसए, बहुत बड़ा हिस्सा ये पूरा हो जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लास्ट में जब हमारी कल बातचीत खत्म हुई थी तो उसमें गजोधर ने एक मेरे सामने क्वेश्चन दाग दिया। बोला, सर इसमें से बहुत से क्वेश्चन तो कोई भी बुक में मिल जाएंगे, राइट? तो योजना कुरुक्षेत्र ही क्यों, वहां से हम ये टॉपिक क्यों पढ़ें? पैसे फुकवाएंगे क्या सर? कल तो हमारा एपिसोड यहीं खत्म हुआ था, तो हमारा हर एपिसोड एक प्रश्न पे जाके खत्म होगा, एक रहस्य पे जाके खत्म होगा। तो अब मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं, जैसे आप में से बहुत से लोग हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कोई पूछ रहा है कि फ्री में पढ़ा दो, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक बच्चे ने भी लिखा कि 2000 हमें 24 में इम्तहान देना है, मैं बहुत दिन से समझा भी रहा हूँ, तो 24 में इम्तहान देना हमारे लिए ज़रूरी है क्या? तो ये प्रश्न आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम शुरू करते हैं और अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। हर चीज़ आपस में रिलेवेंट है। तो इसने पूछा कि पैसे फुकवाएंगे क्या सर? मतलब हमारे पैसे इतने वेस्ट थोड़े ना कि हम आपको भी ऐसे 2000 रुपया दे दें। 2000 रुपये में तो हम कितनी चाय पी सकते हैं, कितना हम एसएमएस कर सकते हैं, कितना डाटा रिचार्ज करके सुबह शाम बोल सकते हैं कि मुझे कॉल कर लो। देखो लिख रहा है एक कि मुझे कॉल कर लो, ठीक है? तो इस तरह का हम कितना जो है वो पहुँच जो है वो सोशल मीडिया पर किसी भी लाइव क्लास में पहुँच जो है लड़के लड़कियों के नंबर हम एक्सचेंज कर सकते हैं, कितना काम हो सकता है सर। तो काहे हमारे दिमाग पे इतना प्रेशर दे रहे हैं? तो चलिए देख लेते हैं, समझते हैं कि आखिर योजना कुरुक्षेत्र में इन टॉपिक्स की रिलेवेंस क्या है, डायनेमिज्म क्या है। तो हमने एक वर्ड यूज किया था कि भारत की आज की समस्याएं बहुत डायनेमिक हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें डायनेमिक अप्रोच भी करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर क्या होगा कि जो है वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। यूपीएससी आपसे डायनेमिक अप्रोच मांगेगा, आप स्टैटिक बुक्स में स्टैटिक जो है वो डॉक्यूमेंट्स पढ़कर जो है वो सोचेंगे कि आज हम जो है वो यूपीएससी को बहुत बड़ा टॉप कर देंगे। तो खैर, कल से हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। बेसिकली जवाब तो मुझे देना था, भाई गजोधर ने पूछा, थोड़ा मजे मजे में लो क्लास को, थोड़ा बहुत ज़्यादा संजीदा मत हो। मेहनत मैंने कर ली है ना, कहानियाँ मैंने बना ली, तुम बस इसको खूब मजे से एंजॉय करो और जो कहता जा रहा हूँ उसको विजुलाइज करो। कल कॉन्सेप्ट क्लास में सिखाया था ना क्लास को विजुलाइज कैसे करते हैं, तो अब उसी के साथ चलना शुरू करो। चलिए, तो यहां जवाब दिया कि यूपीएससी का पैटर्न कुछ सालों में अघोषित रूप से बहुत बदल गया है। यहां पर एक बात समझने की कोशिश करना, यूपीएससी का पैटर्न घोषित रूप, घोषित का मतलब होता है कि आपने उसको नोटिफाई किया है। तो जो नोटिफाई किया 2011 में किया, जब आपने बदलाव किया प्री के एग्जाम में, 2013 में फिर आपने नोटिफाई किया और अपने मेंस के पैटर्न में बदलाव कर दिया। जीएस के 4 पेपर लेकर आए, ऑप्शनल का एक ही ऑप्शनल आपने फाइनल किया, उसके 2 ही पेपर रखे। तो इस तरह से एक बदलाव आया जो घोषित रूप से था, जो नोटिफाइड किया गया था। जो नोटिफाइड नहीं है, जो अघोषित है, उसमें भी लगातार बदलाव आ रहे हैं। यूपीएससी बिना घोषित किए बहुत कुछ बदलाव करता चला जा रहा है, बहुत कुछ चेंजेस करता चला जा रहा है, डायनेमिज्म बदल रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। मात्र पिछले 3 सालों का आप प्री और मेंस का पैटर्न देखेंगे, बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। उसी डायनेमिक्स को उन्होंने बहुत बदल दिया है। अब बहुत ही, आप अगर क्वेश्चन का नेचर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वहीं पर आपको डिसीजन लेना है। वो इस तरह से आपकी रीजनिंग, आपके डिसीजन को लगातार टेस्ट करने के लिए वो प्रयासरत इसमें बने हुए हैं। तो चलिए, अगर हम बात करें तो अब अघोषित रूप से जो बहुत बदल गया, यानी इसको नोटिफाई नहीं किया गया, लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर है वो बहुत ही वियर्ड हो चुका है, बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी हो चुका है, बहुत ही रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, एटीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, आपकी इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित करने लगा है, यानी गतिशीलता, इसमें डायनेमिज्म बहुत बढ़ा देगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि देश के सबसे कठिन इम्तिहान में आप उतर रहे हो तो आपको उसकी जरूरतों को समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेहनत जो है वो बेकार हो। चलिए बात करते हैं, आखिर वो बदलाव आया क्यों, ये भी समझना बड़ा जरूरी। मुझे भाई गजोधर को जवाब देना है, नहीं तो गजोधर तो ऐसा आदमी है कि पढ़ेगा ही नहीं आगे। हम चाहे जान निकाल के रख दें, वो तो वहीं पर टंग जाएगा, उसका एंटीना खड़ा हो जाता है सर पे, तो पता चला कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछता रहेगा। तो मुझे उसको जवाब देना बड़ा जरूरी है। तो इन 21st सेंचुरी इंडिया इज फेसिंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। अब इस बात को लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ। 21वीं शताब्दी में भारत के सम्मुख बहुत ही जटिल समस्याएं, बहुत जटिल चुनौतियां हैं। अब जटिलता की बात देखिए, एक तरफ हमने अपनी विदेश नीति में बदलाव करके पाकिस्तान को नलीफाई कर दिया। इमरान खान जब से प्रधानमंत्री बने वो काफी, अभी आपने देखा कल भी स्टेटमेंट दिया कि भारत कितना आगे निकल गया, भारत की अपनी एक अलग जो है सेपरेट विदेश नीति है। वहीं चाइना एक अलग तरीके से बात कर रहा है। हम रशिया के साथ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हम अमेरिका के स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, हम किसी भी एक धड़े में नहीं है, फिर भी हम दोनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज की रिपोर्ट कहती है कि हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका के साथ हम सबसे ज्यादा निर्यात में से एक हैं,
ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया के बाद देखें तो अमेरिका से हम इतना अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। रशिया के साथ हम निर्यात और उसमें नहीं है, लेकिन हम उसके साथ रक्षा खरीदारी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया बड़ी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हो चुकी है, बहुत कम। यूएई, जो अभी आपने देखा कि जो इस्लामिक संगठनों का आयोजन किया गया उसमें यूएई को बुलाया गया, यूएई के साथ हमने अपने निर्यात को कई गुना बढ़ा लिया। तो बड़ा ही अजीबो गरीब वर्ड है, यहां पर किसी विचारधारा, किसी राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल असेसमेंट का कोई, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपस में गुथ गया है। यहां दोस्त और दुश्मन का पता लगाना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया को यूनिपोलर करके बैठा हुआ अमेरिका जो नीतियों को निर्धारित करता था, कम से कम निर्धारित करता था कि हाँ भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये दोस्त है, ये दुश्मन है। बट अब कुछ भी नहीं पता चल रहा है। एक मुद्दे पर हम दोस्त हैं, दूसरे मुद्दे पर हम दुश्मन हैं। चीन के साथ हम निर्यात कर रहे हैं, चीन के साथ हम व्यापार कर रहे हैं, चीन के साथ हमारा सीमा संबंध बिगड़ रहा है। चीन का विदेश मंत्री भारत आ रहा है, कभी ऐसा नहीं होता कोई मंत्री भारत आ रहा है, उस देश में ही आ रहा है, उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, और वो जाकर कश्मीर के बारे में उटपटांग बोल रहा है। तो बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन हो रहा है। साउथ चाइना में हम उसके जो खिलाफ देश हैं चाइना के, उसके साथ हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ हम अपने जो है वो तेल और तमाम तरह के व्यापारिक संबंध बना रहे हैं, और वहीं पर जो है वो अन्य दूसरे देशों की तरफ हमारा रुख बिल्कुल अलग है। तो ये जो वर्ड है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तमाम तरह से बदल रहा है। महिलाओं की महत्वाकांक्षा अलग बदल रही है, वो राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रही हैं। युवा जो उभर रहे हैं वो अपने जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, इन बंधनों से निकलकर वो एक अलग जो है वो उनका एक डिमांड है कि हमें ये चीज चाहिए। तो इस तरह से भारत इस समय बहुत ही अलग बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जो इंडिया के सामने चैलेंजेस हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही जटिल हैं, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, यानी भारत के अंदर। अब जैसे मान लीजिए एक राज्य है, अब आप देखिए आज जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, दूसरे राज्यों में होती है, और उन्होंने कहा कि तेल से दिमाग हटाने के लिए, मतलब आप राजनीतिक पराकाष्ठा तक पहुंच गए विरोध की कि भैया वो तेल के दाम बढ़ने, उसको ध्यान हटाने के लिए ये कर दिया गया। अजीबो गरीब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं रही। मतलब आप अपने राजनीतिक विरोध में इस हद तक चले जा रहे हैं कि आप लोगों के जीवन को भी आप क्या कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से उसको नलीफाई कर रहे हैं कि ये घटना कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं है। ये चैलेंजेस आ रहे हैं। अब भारत को बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले आपको अपने यहां जो एक तरह से एक चरमपंथ, अलगाववाद ये जो आ रहा है, हमें उससे भी लड़ना पड़ेगा। तो चैलेंजेस आपके सामने, लॉ एंड ऑर्डर की, सिचुएशंस की, लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने की, बहुत कुछ आपके सामने बनी हुई है। सो इन 21st सेंचुरी इंडिया इज फेसिंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, राइट। यानी कि भारत को आंतरिक और बाह्य रूप में 21वीं शताब्दी में बहुत ही जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। Thus to establish dynamic administration, we new kind of officer traits are required। तो ये कहता है कि जो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको जब यहां मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैंने कल बताया था लोक प्रशासन आपका जो है वो, इसमें मैं एक इश्यू आपको पढ़ाऊंगा, वहां से मैंने इसको निकाला है, ये योजना से ही मैंने वर्ड निकाला है कि आने वाले समय में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो कहता है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जरा बात को समझिएगा। एक स्टैटिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन का एक धड़ा है, ये विभाग है, ये डीएम साहब हैं, ये उनके अर्दली साहब हैं, ये फलनवा बीडीओ हैं, अपना बना हुआ है। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब प्रधानमंत्री ने कन्वोकेशन हुआ है आईएएस ऑफिसर्स का, आपने देखा जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट ऑफिसर हैं, जो 92nd अभी लबासना में बैच, उसमें आपने देखा उन्होंने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। कल भी एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया है कि सरकार ने जो डिजिटल इंटरवेंशंस किए थे उसकी वजह से लोगों तक जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यानी सीधे उनके खाते में लाभ चला गया, उनको जानकारियां पहुंच गई, मोबाइल पर सूचना पहुंच गई, तो इसकी वजह से लाभार्थियों का एक नया वर्ग तैयार हुआ। यानी कि जो लाभ दिया जाना है वो लक्षित लोगों तक पहुंचा है, वो लक्षित लोगों तक पहुंचा है जिन पे आपने टारगेट किया। आप जहां ध्यान से डिबेट को समझने की कोशिश करिएगा। तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन है वो डायनेमिक होना चाहिए। अब इस दौरान क्या हुआ कि जब कोविड, मैंने पहले भी अपनी क्लास में डिस्कस किया था कि जो कोविड आया है, इसने ये जो सरकारी तंत्र है, खासतौर पे ये जो प्रशासनिक तंत्र है जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हो, उसमें लोगों का विश्वास जताए। जिस तरह के आईएएस ऑफिसर, जैसे मान लो नोएडा के आईएएस ऑफिसर सुहास एलवाई, अब वो दिव्यांग हैं, उसके बावजूद भी वो पैरा ओलंपिक में मेडल जीत कर आते हैं। इतने बढ़िया तरीके से प्रबंधन किया कोविड का। तमाम ऑफिसर्स, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो आपके प्रशासन के अधिकारी हों, बेहतरीन तरीके से भारत की इस बहुत बड़ी महामारी, इस चुनौती से लड़ने में उन्होंने मदद की। मैंने पहले भी कहा था, देखना आने वाले टाइम में सरकार का भरोसा इस पर वापस आएगा और संख्या बढ़ाई जाएगी सीटों की। और इस बार यूपीएससी की सीटों की संख्या 5 साल बाद 1000 के पार गई है। मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, मेहनत करेंगे और अभी यह संख्या बढ़ेगी।
अभी यह संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इस तरह से कोविड ने प्रशासन के अधिकारियों बताया है कि अगर अधिकारियों को सही प्रेरणा दी जाए, अगर हमारे ऑफिसर्स पे विश्वास किया जाए, हमारे ऑफिसर्स को संसाधन दिए जाए, हमारे ऑफिसर्स दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौतियों से लड़ने में सक्षम हैं। तो यहां पर जो वर्ड आया डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने योजना से लिया है। सरकार अब डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करी, यानी गतिशील प्रशासन। गतिशील प्रशासन वो होता है जो जरूरतों के हिसाब से अपने आप को टर्न करता है, जो जरूरतों के हिसाब से कि जरूरत ये है, ये बदलाव होने चाहिए, राइट, ये जरूरत है, ये बदलाव होने चाहिए, उसके हिसाब से वो अपने आप को टर्न कर लेता है। तो ये आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। मान लीजिए आप ही एक ऑफिसर हैं, आपको प्रोटोकॉल है कि भाई इसका पेपर नहीं होगा तो इस फलाना व्यक्ति को राशन नहीं दिया जाएगा। अब सामने वाला व्यक्ति भूख से मर रहा है, एक कहानी मैंने आपको बताई थी, सच्ची घटना। अब जब तक उसके पेपर पूरे हुए वो महिला भूख से मर गई, खत्म हो गया। तो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर का प्रोसेस इतना लंबा, हमारे यहां फलानवा जगह जाओ, मोहर लगवाओ, ढेकनवा जगह सत्यापित कराओ, डिजिटलाइजेशन नहीं है। तो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ये जो चैलेंजेस हैं इनको हम कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से इसको मिटिगेट कर सकते हैं, इसको हम लड़ सकते हैं। तो कह रहा है कि न्यू काइंड ऑफ ऑफिसर ट्रेड्स आर रिक्वायर्ड। ये उसमें दिया हुआ है कि हमें अब नए प्रकार के जो प्रशासनिक ट्रेड्स हैं, जो उनकी अभियोग्यताएं हैं, वो हमें तैयार करनी पड़ेंगी। क्लियर है? तो चलिए, इसीलिए मैंने एक सिस्टम को डेवलप किया, यूपीएससी इज इक्वल टू कास्ट सिस्टम। एक बार सुन लो ताकि समझ में आए कि मैं इसमें आपको बहुत जटिलताओं से होकर गुजारूंगा, और क्यों मैंने कहानियां बनाकर उन जटिल चीजों को आसान करने का प्रयास किया। चलिए, तो यूपीएससी को मैंने बोला कास्ट सिस्टम है, CAS यानी कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम। एक दिन मैंने क्लास में इसके बारे में बताया था कि मेरे पढ़ाने का तरीका और यूपीएससी के जो क्वेश्चन पूछने का तरीका दोनों सेम है, यानी कि कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम क्या होता है? इसको बोलते हैं जटिलता अनुकूलन तंत्र। तो जटिलता का मतलब होता है जो विषय कई जगहों पर उसकी जड़ें जमी हुई हैं और जो सीधे सीधे रूप में नहीं चल रहा है, दैट इज नॉट नॉन लीनियर। अगर वो सेगमेंट है वो लीनियर नहीं है, यानी वो अपने कई रूपों को, कुछ छुपा हुआ, जैसे एक आइसबर्ग होता है तो ऊपर वो थोड़ा सा दिखाई पड़ता है लेकिन उसकी जड़ें जो होती हैं बड़ी गहरी होती है, पानी के अंदर वो 2/3 हिस्सा अपने साथ रखता है। यूपीएससी के जो सिलेबस जब आप आते हो, यूपीएससी के टॉपिक्स देते हो, तो बिल्कुल वो आइसबर्ग की तरह होता है। आइसबर्ग आपने देखा ना, जो हिमखंड होते हैं तो पानी के ऊपर जो तैरते रहते हैं, तो ऊपर से जैसे इसमें टाइटैनिक जो है टकराकर टूट गया था, तो ऊपर से देखने में बड़ा छोटा लगता है। अच्छा, एग्रीकल्चर का मुद्दा है, अच्छा पानी का मुद्दा है, तो आप ऐसे ही आके पढ़ते, ऐसे पढ़ते हो ना सिलेबस में। अरे बेटा ये देखिए ज्योग्राफी में ना, ये देखिए इंडियन ज्योग्राफी, ये देखिए फिजिकल ज्योग्राफी, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, खत्म ज्योग्राफी खत्म। तुम्हें भी ऐसे दिखाई, क्योंकि 1/3 आइसबर्ग के साथ सबसे खास बात होती है केवल 1/3 हिस्सा दिखाई पड़ता है, 2/3 तो पानी के अंदर होता है। वो टाइटैनिक इसी चक्कर में तो डूब गया, जिसको कहा था कि कभी नहीं डूबेगा, निपट गया। तो जब तुम उसमें घुसते हो तब पता चलता कि बेटा ये अंदर तो पूरी कहानी इतनी है, ये छोटा सा जो नारी का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा लिखा है टॉपिक, जब इसके अंदर घुसोगे तब पता चलेगा कि वो कितना गहरा है। तो वहां पर क्या होता है, तुम्हारा टाइटैनिक टकराकर डूब जाता है, जैकवा मर जाता है, तो फिर इसमें जैकवा तुम ही हो। तो कॉम्प्लेक्स एडाप्टिव सिस्टम में जो है, इसमें हम अगर शुरू से ट्रेन करें तो इसका मतलब होता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वेब टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो समस्याएं हैं उनको समझने के लिए, समस्याएं क्या हैं उनको समझने के लिए और उनके समाधान क्या होंगे, इसके लिए हम एक वेब क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक वेब क्रिएट करते हैं जिसको क्रिटिकल थिंकिंग वेब कहा जाता है। यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि एक जटिल सोच जिसे कहते हैं कि बहुत जिसे सूक्ष्म सोच कहते हैं, उसका एक जाल तैयार करते हैं। तो बेसिकली जो कास्ट सिस्टम है यानी कि जटिलता अनुकूलन तंत्र के अंतर्गत हम समस्याओं और उनके समाधान के लिए एक वेब यानी एक जाल तैयार करते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि एक जटिल सोच को पैदा करता है। तो ये मेरे एनएलपी के एक्सपीरियंस यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के एक्सपीरियंस, साथ ही साथ जो यूपीएससी के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है उसके अनुकूल मैंने इसको तैयार किया है। इसीलिए कहानियों के माध्यम से मैं इस पूरी चीजों को समेटने का प्रयास करता रहूंगा। आगे चलते हैं, क्या होता है कास्ट सिस्टम, अगर मैं बताऊं कि ये आखिर वेब क्या होता है, जटिलता अनुकूलन तंत्र किसे कहते हैं और क्या आपको अपने चीजों को लेने आ रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारी पढ़ाई के कई स्टेजेस हैं, एक बार इसको समझ लो ताकि आने वाले टाइम में जब मैं आपको प्रेशर दूंगा तो आप प्रेशर के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। हमारे कई स्टेज हैं, ABCDEF, हमारे ढेर सारे स्टेजेस हैं इसमें। ठीक है, तो जनरली हम लोग जब तैयारी करने आते हैं तो एक अलग मानसिकता से आते हैं। हम एक ही स्टेज मानते हैं कि अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, 1 महीने ये पढ़ेंगे, 2 महीने पढ़ेंगे, 3 महीने पढ़ेंगे, 4 महीने पढ़ेंगे, IAS बन जाएंगे। इसी सोच के साथ आते हो, होता कुछ नहीं है।
ठीक है, अंत में क्या होता पता चलता सर भूगोलवा रह गई, हिस्ट्रीवा रह गई, कुछ कंप्लीट नहीं होता है। और हम इस कल्पनाओं के साथ आते हैं कि सर ऐसे आता बच्चा, सर 2